गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में एक नए टॉपिक की, जो कि है इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपको याद दिला दूं कि इस वक्त मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। इस सीरीज के 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी के इंट्रो की बात की और दूसरे लेक्चर में हमने आपको बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस पढ़ाई थी। लास्ट वीडियो में हमने आपको 10 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बताई थी। उन्हीं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस का आज ये पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम उन्हीं 10 ब्रांचेस के आगे बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली हमारे 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन हो जहां पर बायोलॉजी पूछी जाती है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पीसीएसजे या किसी तरह का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये सारी जो बेसिक चीजें बायोलॉजी की हैं वो पूछी जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ब्रांचेस पूछ दी जाती हैं एग्जाम्स में। तो एक एक लाइन में आपको सारी ब्रांचेस में याद करा दूंगा बहुत ही अच्छे से, और डिटेल में उनके बारे में आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बायोलॉजी में प्लांट्स एनिमल्स तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा बायोलॉजी की अलग अलग चीजों को पढ़ने के लिए अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई हैं। तो उन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आज आपके सामने हैं। सबसे पहला नाम जो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स। हिंदी में आप कहोगे अस्थि विज्ञान, यानी कि हड्डियों का अध्ययन। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं हिंदी में कंकाल तंत्र, इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन सिस्टम। ये जो हमारे बॉडी के अंदर तंत्र है, ये बोन्स से बना हुआ है। 206 बोन्स होती हैं एडल्ट में, और ये बोन्स की जो स्टडी है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। यहीं पर मैं बात करूंगा हमारी बॉडी की कुछ इंपॉर्टेंट बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है। तो आपको क्लियर कर दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लंबी बोन होती है वो हमारी थाई बोन होती है, यानी कि हमारी जांग में पाई जाने वाली हड्डी, और ये पाई जाती है इस तरीके से हमारी थाई में। तो ये हमारी थाई हो गई, और यहां पर जो बोन पाई जा रही है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है, दैट इज कॉल्ड फीमर। तो फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है। यहीं पर एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ईयर होता है, ईयर में 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो ये मैंने ईयर बना दिया, ये एक्सटर्नल ईयर होता है, बाहरी कर्ण, और जो मिडिल ईयर होता है ये एरिया, यहां पर 3 बोन्स पाई जाती हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1, 2 और 3। ये 3 बोन्स हैं, जिनमें से सबसे छोटी बोन यहीं पर पाई जा रही है, जिसका नाम है बच्चों स्टेपीज। मध्य कर्ण में पाई जाने वाली बॉडी की सबसे छोटी बोन। तो 2 बातें आपको याद रखनी है यहां पर। हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग में होती है, और हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि हमारे मिडिल ईयर यानी कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स ऑस्टियोलॉजी की। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच की, जिसका नाम है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं संधि विज्ञान, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर ये बोन है और ये बोन है, इन दोनों के बीच में ये जॉइंट है, यहां पर बोन है और यहां पर ये जॉइंट है, उंगलियों के बीच में जॉइंट्स बने हुए हैं। तो हमारी सारी हड्डियां आपस में जॉइंट होती हैं, और इन जोड़ों की जो स्टडी है, इन जॉइंट्स की जो स्टडी है, उसे हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी। एक बात आपको यहां पर और क्लियर कर दूं, आपने देखा होगा कि जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो अपने नाम के आगे ब्रैकेट में आर्थ्रो लिखते हैं। ये आर्थ्रो क्या है एक्चुअली? एमबीबीएस आर्थ्रो या एमडी आर्थ्रो। तो ये क्या है एक्चुअली? ये आर्थ्रोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, आर्थ्रो। तो आर्थ्रो का मतलब ये डॉक्टर किससे रिलेटेड है? ज्वाइंट से रिलेटेड है, हड्डियों के ज्वाइंट्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका एकदम अलग ब्रांच, जो कि है एपीकल्चर। अब यहां के बाद मैं आपको कुछ कल्चर्स बताने वाला हूं, जो आप देख पा रहे लाइन से सभी में कल्चर लिखा हुआ है, तो अब एकदम डिफरेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो एपीकल्चर क्या होता है, आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एपीकल्चर होता है, इसमें हम पढ़ते हैं मधुमक्खियों के पालन के बारे में। और ये मधुमक्खियों का पालन क्या है? आपको पता है कि मधुमक्खियां यानी कि हनी बीज, इनसे हमें शहद प्राप्त होता है, और शहद प्राप्त करने के लिए हम मधुमक्खियों को पालते भी हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि केवल मधुमक्खियों के जो छत्ते थे, इनके नीचे आग जलाकर धुआं इकट्ठा किया जाता था और मधुमक्खियां भाग जाती थी। फिर पेड़ पे चढ़कर छत्तों को काट लिया जाता था और उनसे शहद निकाल लेते थे। लेकिन ये बहुत ही क्रूअल मेथड था, जिसमें मधुमक्खियां, अंडे, लार्वा ये सब मर जाते थे। तो आधुनिक विधियों में क्या किया गया कि इनके लिए आर्टिफिशियल बी हाइव, कृत्रिम मधुमक्खी के छत्ते बनाए गए।
उनमें जो है मधुमक्खियों को पाला गया और उनको पालकर शहद का उत्पादन किया गया। तो इससे क्या होता है कि किसी भी तरह की मक्खियों को भी नुकसान नहीं पहुंचता और हमें शहद भी मिल जाता है। तो व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों को पालना कहलाता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर का मतलब है रियरिंग ऑफ हनी बी। रियरिंग का मतलब होता है बच्चों पालना, ये वर्ड बार बार आएगा भी रियरिंग सभी में। तो रियरिंग का मतलब आप सीख लो, पालना किसी को, किसको पालना, हनी बी को यानी मधुमक्खी को। किस लिए, फॉर हनी, शहद के लिए। तो व्यापारिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के पालन की प्रक्रिया एपीकल्चर कहलाती है। रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एट कमर्शियल लेवल इज नोन एज एपीकल्चर। तो ये आपने जान लिया कि एपीकल्चर क्या चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट सेरीकल्चर की। अब ये सेरीकल्चर क्या होता है, तो आपको पता है कि कपड़ा होता है सिल्क, जिसे हिंदी में हम रेशम कहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि एक विशेष प्रकार का कीट होता है जिसको कहा जाता है रेशम कीट। तो रेशम कीट जो होता है वो देखने में लगभग बटरफ्लाई की तरह व्हाइट सा लगता है। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मेल फीमेल मिलकर कॉपुलेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो अंडे देती है, और ये फीमेल अपने अंडे कहां देती है, शहतूत की पत्ती पर। तो फीमेल ने कहां अंडे दिए, शहतूत की पत्ती पर। इन अंडों से बाहर आता है एक लार्वा जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर लार्वा, और ये लार्वा जैसे ही बाहर आता है तेजी से शहतूत की पत्तियों को खाने लगता है। शहतूत की पत्तियों को खाने के बाद ये अपने आकार में बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये लार्वा अपने मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। वो चिपचिपा पदार्थ धागे में बदल जाता है हवा के संपर्क में आने पर, और ये लार्वा अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाता रहता है, जिससे ये धागा उसकी बॉडी पर लिपटता चला जाता है, और इस तरीके से गोल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कोकून। अब शहतूत के पेड़ पर बहुत सारे कोकून्स अगर लगे हैं तो उनको तोड़ लिया जाता है, और इन कोकून्स के अंदर ये जो लार्वा है वो चेंज होता रहता है एडल्ट में बदलने के लिए। लेकिन एडल्ट में बदलने से पहले ही इसे हमें रेशम अगर प्राप्त करना है तो इस कोकून को लेकर गर्म पानी में डालकर इस लार्वा को अंदर ही अंदर मार दिया जाता है और धागे को अलग कर लिया जाता है। इस धागे को हम सिल्क कहते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है आगे जाकर कपड़ा बनाने में, जो कि सिल्क क्लॉथ यानी रेशम का कपड़ा कहलाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बताया। तो व्यापारिक स्तर पर रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम कीट यानी कि सिल्क वॉर्म को पालने की प्रक्रिया जो है वो सेरीकल्चर कहलाती है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एट कमर्शियल लेवल, व्यापारिक स्तर पर रेशम का उत्पादन कैसे करेंगे, रेशम कीट को पालकर, और यह प्रक्रिया कहलाएगी सेरीकल्चर। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज द एक्वाकल्चर। अब ये जो वर्ड है एक्वा, इसका मतलब होता है पानी। एक्वा मींस वाटर, कल्चर का मतलब पालन। तो जल कृषि, अगर इसकी शुद्ध हिंदी हम निकालें एक्वाकल्चर की तो निकल कर आएगी जल कृषि। अब ये जल कृषि क्या है, जल में हम किस चीज की कृषि करेंगे, तो स्पेशली यहां पर मछलियों की बात होगी, फिशेस की। हमें पता है कि जो मछलियां होती हैं वो प्रोटीन और विटामिन का अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, और इनको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों की जो मछलियां होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है उनके पालन की, तो इसलिए एक्वाकल्चर किया जा रहा है। कुछ मछलियां और मछलियों के साथ साथ कुछ और भी जलीय जंतु जो खाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉन होता है। प्रॉन मतलब जैसे क्रेफिश या झींगा मछली भी आप कहते हैं, हालांकि ये मछली नहीं है, एक प्रकार का ऑर्थ्रोपोडा होता है। इसके अलावा क्रैब खाए जाते हैं, स्नेल भी खाए जाते हैं। तो ये जो सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जंतु जिन्हें हम खाते हैं, उनके पालन की प्रक्रिया एक्वाकल्चर कहलाती है। लेकिन मुख्य रूप से एक्वाकल्चर मछलियों से ही रिलेटेड है। तो रियरिंग ऑफ ईडेबल एक्वेटिक एनिमल्स, रियरिंग मतलब पालन, ईडेबल खाने लायक, एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जंतु सच एज फिशेज, प्रॉन, क्रेफिशेज एक्सेट्रा इज नोन एज एक्वाकल्चर। तो उसे आप एक्वाकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पोल्ट्री कीपिंग। अभी पोल्ट्री कीपिंग क्या होता है, पोल्ट्री कीपिंग हिंदी में कहलाता है बच्चों मुर्गी पालन। अब मुर्गियां क्यों पालनी है, तो दो ही उद्देश्य होते हैं मुर्गियों को पालने के, एक तो उनसे अंडे प्राप्त करना और दूसरा उनसे मांस प्राप्त करना यानी चिकन प्राप्त करना। तो मांस और अंडे ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी खपत हमारे देश में बहुत ज्यादा है। तो इस खपत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है पोल्ट्री कीपिंग। जगह जगह पर मुर्गी पालन के फॉर्म बनाए जाते हैं जहां पर मुर्गी को पाला जाता है। पालने वाली इस मुर्गी को फाउल कहते हैं, तो आप फाउल लिख सकते हैं, और इनकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज भी होती हैं। तो मुर्गियों का पालन किस लिए, फॉर द एग्स एंड मीट, मांस और अंडों के लिए मुर्गी के पालन की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पोल्ट्री कीपिंग या फिर मुर्गी पालन, रियरिंग ऑफ फाउल। और मैंने आपको बताया कि ये जो पालने वाली बर्ड्स हैं, मुर्गियां हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फाउल। एक बात यहां पर और मेंशन कर दूं कि मुर्गियों के अलावा भी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जैसे टर्कीज हैं, डक हैं, इनको भी खाया जाता है और इनके भी अंडे यूज किए जाते हैं, तो उनको भी पाला जाता है यहां पर पोल्ट्री कीपिंग के अंतर्गत, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है।
इसके बाद स्टूडेंट्स आता है लैक कल्चर। लैक कल्चर यानी लाख का उत्पादन। अब ये लाख का उत्पादन जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाख क्या होता है। लाख एक ऐसा पदार्थ होता है रेजिन युक्त, जो कि एक कीट के द्वारा बनाया जाता है और उस कीट को हम कहते हैं लाख का कीट, लैक इंसेक्ट, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टकार्डिया लैक्का या फिर लैसिफर लैक्का। ये जो कीट होता है ये अलग अलग तरह के पेड़ों पर पाया जाता है, पेड़ों की पत्तियों का रस चूसता है और उसके बाद अपने मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। वो चिपचिपा पदार्थ पेड़ की टहनियों और शाखाओं पर लगकर सूखकर एक रेजिन युक्त पदार्थ बनाता है, जिसे लाख कहते हैं। इस लाख को पेड़ों से छुटा लिया जाता है और इससे बहुत तरीके के पदार्थ बनाए जाते हैं। पुराने समय में जो ग्रामोफोन चला करते थे, उन ग्रामोफोन्स में जो रिकॉर्ड लगे होते थे, ब्लैक कलर के सीडी जैसे लगते थे देखने में, ये लाख के ही बने होते हैं। आजकल सीलिंग के लिए, किसी भी कॉन्फिडेंशियल लेटर वगैरह को भेजने के लिए, एग्जाम पेपर भेजने के लिए वैक्स, सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लाख से ही बना होता है। इसके अलावा जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार वगैरह, वो जो हॉलो ऑर्नामेंट्स हैं, सोने के कंगन वगैरह, उनके अंदर भरने के लिए लाख का इस्तेमाल करते हैं। लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं, लाख के खिलौने बनाए जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है लाख का। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में हमारे भारत में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है। तो लाख का उत्पादन एक इंसेक्ट से हो रहा है, तो रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट फॉर लैक, लाख के लिए लाख के कीट का पालन करना कहलाता है लैक कल्चर। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स वर्मी कल्चर, केचुआ खाद्य उत्पादन। अब ये क्या चीज होती है? हम सबको पता है कि जो अर्थ फॉर्म्स होते हैं केचुए, ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी गंदगी मिट्टी के अंदर होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको खाते हैं और उसके बाद जो ये मल निकालते हैं, जैसे कास्टिंग कहा जाता है, वो मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। एक तरीके से वो एक खाद जैसी होती है और उस खाद को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो इस बात का फायदा उठाया गया और इसके लिए क्या किया गया कि एक पूरी टेक्निक इस्तेमाल की गई, जिसको कहा गया वर्मी कल्चर, जिसमें घरों के वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, कार्बनिक गंदगी, खान पान की चीजें, ये सब वेस्ट इकट्ठा कर लिया जाता है और उस वेस्ट को मिट्टी पर बिछाकर उसमें अर्थवॉर्म यानी केचुओं को पाला जाता है। कुछ ही दिनों में केचुए संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को खा लेते हैं और मल के रूप में वर्मी कंपोस्ट को निकालते हैं। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट को लेकर खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो एक बहुत ही सस्ती विधि है, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, नेचुरल है और हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत अच्छा करती है, प्लांट्स की सारी जरूरत की चीजों को देती है ये वर्मी कंपोस्ट। और इस वर्मी कंपोस्ट को पैदा करने के लिए जिस कल्चर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कल्चर कहलाता है वर्मी कल्चर, केचुओं का पालन। ओके, नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। अब ये क्या होता है एम्ब्रियो, आइए इसको हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा बेस से मैं आपको बता रहा हूं। नेचर ने मेल और फीमेल बनाए दुनिया में। मेल की बॉडी के अंदर बनते हैं स्पर्म, जिन्हें हम मेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल की बॉडी में बनते हैं ओवम, जिन्हें हम फीमेल गैमेट कहते हैं। तो मेल की बॉडी में हो गए स्पर्म और फीमेल की बॉडी में हो गए ओवम, शुक्राणु, अंडाणु। स्पर्म और ओवम मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओवम होता है वो बहुत बड़ा होता है स्पर्म से, और बहुत सारे स्पर्म आते हैं जो सबसे आगे आकर ओवम के अंदर जाता है, वो ओवम से मिल जाता है और प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। हिंदी में आप इसे कहते हो निषेचन। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनकर तैयार होती है पहली स्ट्रक्चर हम लोगों की, जिसे कहा जाता है जाइगोट। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल। हमारे शरीर की पहली कोशिका क्या कहलाई? जाइगोट कहलाई। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि स्पर्म के पास होते हैं 23 क्रोमोसोम, यानी कि 23 गुणसूत्र, जिनको हम एन मानते हैं। ओवम के पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं, जिनको हम एन मानते हैं। तो स्पर्म के 23 और ओवम के 23 यानी जाइगोट के पास कितने हो गए? 46, जिनको हम क्या मान लेंगे? 2n। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है n और 2n का, ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। इसका सीधा सीधा आसान भाषा में क्या मतलब निकला कि हमें अपने फादर से 23 क्रोमोसोम्स मिले, हमें अपनी मदर से 23 क्रोमोसोम्स मिले, और हमारी पहली सेल में कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 46। जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हर एक सेल के अंदर। अब ये जो जाइगोट है, अभी इसके पास सिर्फ एक सेल है, ये डिवीजन करेगा और एक से कितनी सेल बनाएगा? 2 सेल बनाएगा। 2 से कितनी सेल बनाएगा? 4 सेल बनाएगा, और 4 से 8, 16, 32 और इस तरीके से बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। अब इस स्टेज पर हम इसे कह देंगे एम्ब्रियो, हिंदी में भ्रूण। तो एम्ब्रियो क्या है ये आपने जान लिया। कैसे बनता है एम्ब्रियो? मेल फीमेल के मिलने से पहले जाइगोट बनेगा और जाइगोट डिवाइड होकर किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो में। अक्सर लोगों को जाइगोट और एम्ब्रियो एक ही लगता है, बट आपको क्लियर कर दूं, जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं और वो सिंगल सेल वाला होता है, जबकि एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत सारी सेल्स होती हैं उसमें, और उसे हिंदी में आप भ्रूण कहते हो।
अब ये एम्ब्रियो मदर के यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर डेवलप होगा, 9 महीने तक अपना जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल पूरा करेगा और 9 महीने के बाद जन्म लेगा एक शिशु के रूप में। इस बीच में इस पूरे एम्ब्रियो में जितना भी डेवलपमेंट होगा, जितना भी उसका विकास होगा, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बच्चों एम्ब्रियोलॉजी, यानी भ्रूण विज्ञान या भ्रूणिकी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। भ्रूण और इसके विकास का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नाउ इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट वाले ब्रांच पर, दैट इज द ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी है जिसका नाम है हिंदी में पक्षी विज्ञान और जिसमें हम स्टडी करते हैं बर्ड्स की। तो आपको क्लियर कर दूं कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अभी अक्षय कुमार जी की एक मूवी आई थी जिसमें रोबोट 2.0 आई थिंक, उसमें अक्षय कुमार जी रोल कर रहे थे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का, जो कि बर्ड्स को बचाने के लिए सभी को मैसेज देते हैं कि बर्ड, जैसे जैसे हम लोग अपने 5G नेटवर्क का यूज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि रेडिएशन इतना ज्यादा हो रहा है कि बर्ड्स मर रही हैं। तो बर्ड्स को बचाने के लिए उन्होंने उस फिल्म में एक रोल किया है पक्षी वैज्ञानिक का, जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो वर्ड रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको आपकी खुद की लाइफ से रिलेटेड वर्ड भी बता दिया, क्योंकि मूवीज वगैरह तो आप लोग जरूर देखते होंगे और देखनी चाहिए, कुछ अच्छी मूवीज होती है उन्हें जरूर देखना चाहिए। तो ऑर्निथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी? बर्ड्स की, यानी कि पक्षी विज्ञान। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। तो ये मैंने आपको 10 ब्रांचेस बता दी। अब एक क्विक रिवीजन भी इनका मैं आपको दे देता हूं लास्ट में, ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन यानी अस्थि विज्ञान, स्टडी ऑफ बोन्स। आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, संधि विज्ञान यानी जोड़ या संधि का अध्ययन या ज्वाइंट का अध्ययन। एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन, किस लिए? शहद का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एपीकल्चर। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन करना सेरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद आता है एक्वाकल्चर, जल कृषि, जो भी खाने वाले जलीय जंतु हैं जैसे मछली है, केकड़ा है, क्रेफिश यानी प्रॉन है, इनका पालन कहलाता है एक्वाकल्चर। पोल्ट्री कीपिंग में हम पालन करते हैं मुर्गियों का मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए। लाख कल्चर में हम लाख का उत्पादन करते हैं, लाख के कीट को पालकर, और लाख से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। वर्मी कल्चर में हम केंचुओं को अपने कार्बनिक पदार्थों पर पालते हैं, जिससे एक खाद का निर्माण होता है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो कि हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति, सॉइल फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो यानी भ्रूण और इसके डेवलपमेंट की। और लास्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं बर्ड्स की यानी कि पक्षियों की। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी ब्रांचेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो को मिलाकर मैंने आपको 20 ब्रांचेस बता दी हैं, 10 पिछले वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक वीडियो में इसका पार्ट 3 और लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको 10 ब्रांचेस जो इंपॉर्टेंट हैं वो और बताऊंगा। उसके बाद इंट्रो में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, तो ब्रांचेस के बाद मैं आपको बताऊंगा हमारी बायोलॉजी के फील्ड के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इनका क्या योगदान रहा बायोलॉजी की अलग अलग फील्ड्स में। तो यहां पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी पॉइंट को लेकर, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपका सजेशन भी चाहूंगा कि इस सीरीज में इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीजें आपको कठिन लगती हैं, बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। यहां पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।